नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखो, हमने जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो स्टार्ट किया था। तो जीन पियाजे के बारे में हमने दो वीडियो के बारे में उनकी नैतिकता के जो प्रकार बताया, नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, उनकी अवस्थाओं के बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे नैतिकता के स्तर। उन्होंने 3 नैतिकता के स्तर बताए, है ना। तो उन नैतिकता के स्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है ना। तो पहला स्तर देखो इनका कौन सा था, नैतिकता के स्तर बताए इन्होंने 3। तो पहला स्तर आता है नैतिक यथार्थता, या इसे आप बोल सकते हो विवशता। ठीक है ना। नैतिक यथार्थता और नैतिक व्यवस्था, ये पहला स्तर आता है। तो नैतिक यथार्थता किसे बोलते हैं, यानी कि पियाजे यह कहते हैं कि बालक जो इस स्तर पर होता है, तो इस स्तर पर बालक क्या करता है कि नैतिकता ना, वो दूसरों के प्रेशर दबाव के फलस्वरूप नैतिकता का पालन करता है ना। वो स्वयं स्वयं नैतिकता का यहाँ पर पालन नहीं करता है। उसमें यहाँ पर जो इस अवस्था इस स्टेज पर होता है, तो वो वह नैतिकता के बारे में न तो उसको ज्ञान होता है, न पता होता कि भाई क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। ठीक है ना। तो यही अवस्था, यानी कि आपको इसमें इतना ही व्यवस्था शब्द आ रहे, इस प्रकार से आप ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि बालक की दूसरों के दबाव के फलस्वरूप नैतिकता का पालन करता है। तो पहला स्तर के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। दूसरा स्तर आता है नैतिक समानता, यह दूसरा स्टेज है, नैतिक समानता। इस स्तर में आपको इतने बात ध्यान में रखनी है कि बालक इस समानता सबसे आप देख सकते हो कि समानता मतलब जिस प्रकार से बालक है ना, यानी कि बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि गैंग या टोली ज़्यादा बनाते तो उन समूह में रहते। तो समूह में रहते तो देखो, समूह कहाँ पर विद्यालय में बनाते, तो विद्यालय में वो क्या करेगा, जैसे कोई समूह का खेल खेलेगा उसमें अपने नियम बनाने लग जाएगा। मतलब समूह के जो नियम है ना वो मानने लग जाता है, और आपस में जो लगाव होता है उन एक दूसरे का, उन लगाव के फलस्वरूप वह नियमों का क्या करता है, पालन करता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, तो वह अपने में ही सदस्यों को बांट देगा कि भाई ये सदस्य आपके, ये सदस्य मेरे हैं। फिर ये नियम बना देगा कि भाई पेड के लगेगी तो एलबीडब्ल्यू आउट है या नहीं है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर समूह के द्वारा नैतिकता क्या करेगा, पालन करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो उनके समकक्षी होते हैं या समवयस्क होते हैं, उनके जो द्वारा बनाए गए नियम उनका क्या करेगा, पालन करेगा। और तीसरा स्तर आता है नैतिक सापेक्षता। तीसरा स्तर कौन सा है, नैतिक सापेक्षता। इसमें देखो क्या करेगा, इस अवस्था मतलब किशोर अवस्था में आते थे बालक क्या करेगा कि दूसरों का अनुकरण करने लग जाएगा कि जो व्यक्ति नैतिकता में अच्छे हैं तो उनके क्या करेगा, वो गुणों को ग्रहण करेगा और उनके द्वारा जो बनाए गए नियम उनमें विश्वास करेगा, और फलस्वरूप वो परिवर्तन भी करने लग जाएगा कि भाई ये नियम हमारे विरुद्ध है, तो उनमें परिवर्तन करने लग जाएगा। और यहाँ आते आते वह व्यक्ति है ना, जो बालक है, वो अपना नैतिक निर्णय स्वयं लेने लग जाता है। मतलब यहाँ पर नैतिकता स्वयं बनाने लग जाता है वो। ठीक है ना। तो ये नैतिकता के 3 स्तर हो गए। यहाँ पर प्रेशर के द्वारा नैतिकता का पालन करता है, यहाँ पर समकक्षी के द्वारा नैतिकता का पालन करता है, और यहाँ पर स्वयं नैतिकता का पालन करने लग जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, पियाजे ने अधिगम की देखो कुछ समस्याएं बताई है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, पियाजे के अनुसार अधिगम की विशेष समस्याएं। तो ये देखो कितनी समस्या बताई इन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली समस्या तो इन्होंने बताई क्षमता। ठीक है ना। दूसरी समस्या इन्होंने बताई है अभ्यास। तीसरी समस्या इन्होंने बताई है अभिप्रेरणा। नंबर 4 पर इन्होंने समस्या बताई है अवबोध। और नंबर 5 पर इन्होंने समस्या बताई है अंतरण। तो पियाजे के अनुसार ये 5 समस्याएं हैं। क्षमता का मतलब तो होता है कि बालक अपनी क्षमता के अनुरूप अधिगम नहीं करता है, तो वो कौन सी हो गई, क्षमता
अधिगम समस्या हो गई। अभ्यास का मतलब कि बालक क्या करता है कि अभ्यास नहीं कर पाता है। प्राइमरी स्टेज के जो बालक होते हैं तो वो जिस प्रकार से टीचर अभ्यास करवाया जाता है उस प्रकार से अभ्यास नहीं कर पाता है, तो ये अभ्यास द्वारा समस्या हो गई। अभिप्रेरणा मतलब आंतरिक अवस्था अभिप्रेरणा, तो क्या हो सकता है कि कई बालक टीचर से अभिप्रेरित भी हो सकते हैं, कई नहीं हो सकते, तो ये भी अभिप्रेरणात्मक समस्या हो गई। नंबर 4 पर है अवबोध। अवबोध का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ से कि कई बालक किसी चीज़ को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। यह भी क्या पाई जाती है बालकों में समस्या। अंतरण का मतलब है स्थानांतरण, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से होते हैं कि एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में हम लागू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम साइकिल चलाते चलाते मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो वो क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर बालक क्या करते हैं, जो प्राइमरी स्टेज के बालक होते हैं उनमें अधिगम स्थानांतरण की क्या पाई जाती है, अंतरण की समस्याएं पाई जाती है। तो पियाजे के अनुसार ये 5 समस्या आपको याद में रखनी इंपॉर्टेंट है। अभ्यास, क्षमता, अभ्यास, अभिप्रेरणा, अवबोध और अंतरण। अब देखो पियाजे ने एक और शब्द काम में लिया, जो हमारी औपचारिक अवस्था थी उसमें उन्होंने INRC समूह का उपयोग किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी किस अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा हूँ। ये वहाँ पर रह गया था तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसका कार्यकाल हमने कितना लिखा था, 11 से 15 वर्ष, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या करता है कि बालक है ना रासायनिक खाद और चीनी में अंतर करना सीख जाता है। मतलब कि इस अवस्था में बालक में क्या हो जाता है, तार्किक चिंतन पाया जाता है। तो इस अवस्था में 4 INRC समूह, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला समूह तो आता है पहचान, दूसरा समूह आता है निषेध, तीसरा समूह आता है पारस्परिकता, और नंबर 4 पर आता है सह संबंधात्मक परिवर्तन। अब देखो इन चारों को पियाजे ने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पियाजे ने इन चारों को INRC समूह कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ सकता है कि पियाजे ने INRC समूह किस अवस्था में काम में लिया, तो किस अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कौन कौन से INRC समूह, पहचान, निषेध, पारस्परिकता और सहसंबंधात्मक परिवर्तन। तो ठीक है। अब देखो पियाजे ने भाषा संबंधी भी एक विचार दिया है, वो भी आपको देखना है। तो पियाजे ने भाषा संबंधी, यानी कि पियाजे के नाम पर ये आज 12वां वीडियो, तो आपको कंप्लीट 11 वीडियो जो पीछे बने हुए सभी आपको देखने हैं। तो भाषा संबंधी विचार देखिए, पियाजे के अनुसार भाषा कौशल बुद्धि की संरचना है। भाषा कौशल बुद्धि की संरचना है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पियाजे ने भाषा कौशल की तुलना किससे की है, बुद्धि की संरचना से की है। तो देखिए पियाजे के नाम पर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल दी है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इनसे रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जो आगे बनाऊंगा वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो ये अवस्थाएं बताई है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनसे रिलेटेड शीर्षों में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। तो उन वीडियो में हम जल्दी नेक्स्ट मिलते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो भी आपको देखना है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।